And as we all know that pets are most important family members, and keeping in this trend, the taking care of pets is very important for us. और जैसा कि हम सभी लोगों की ज्यादा पूरी कोशिश होती है कि अपने पेट्स का भरपूर ख्याल रखा जाए, लेकिन हमारे पेट्स के कंफर्ट में और हमारी रिलेशन के बीच में सबसे ज्यादा जो है डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं एक्सटर्नल पैरासाइट्स। एक्सटर्नल पैरासाइट्स जो कि डॉग की स्किन पे रहते हैं, उनको बेसिकली हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी जो आंखों से दिखाई देती है, उसके अंदर टिक्स, लाइस एंड फ्लीज आती हैं, और दूसरी कैटेगरी जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देते, उसके अंदर माइट्स आती हैं। तो माइट्स चूंकि जो हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, तो लेट्स लीव इट ऑन फॉर वेटनेरियंस। And as a pet owner, tick, lice and flea are most important concern for regarding the care of their pets. And एक्टोपैरासाइट्स में सबसे इम्पोर्टेंट इस सीजन के अंदर टिक्स है, तो जिसको कुछ लोकल एरियाज में किलनी या चीचड़ी या दूसरे अन्य नामों से भी जानते हैं। तो बेसिकली टिक्स जो है स्पाइडर फैमिली का से बिलोंग करता है, और इसमें एक अडल्ट टिक्स में 8 लेग्स होते हैं। दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट एक्टोपैरासाइट है लाइस, जिसको हमारी देसी भाषा में जू भी बोलते हैं, लेकिन इसके अंदर 6 लेग्स होते हैं और ये इंसेक्ट फैमिली से बिलोंग करता है। तो इसमें और जो हमारे अंदर लाइस होती हैं वो दूसरी कैटेगरी की होती हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो डॉग्स के अंदर लाइस होती है वो ह्यूमन को इन्फेक्ट नहीं कर सकती, और ह्यूमन वाली लाइस डॉग को इन्फेक्ट नहीं कर सकती। एंड अनदर कैटेगरी इज फ्ली। फ्ली मेनली विंटर टाइम में ज्यादा एक्टिव होती हैं, लेकिन अभी जो है पिछले कुछ सालों से देखने में आ रहा है कि लगभग पूरे साल ही फ्ली जो है पर्टिकुलरली नॉर्थ इंडिया में हम लोग देखते हैं कि एक्टिव रहने लग गई हैं। तो टिक्स की हम चिंता क्यों करें अपने पेट्स के लिए? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि टिक्स की जो बाइट है वो बहुत ही इरिटेटिंग होती है, और जब टिक्स बाइट करती हैं तो कुछ केमिकल्स जो है वो हमारे पेट्स के अंदर इंजेक्ट भी कर देती है, और वो केमिकल्स जो है वो लॉन्ग रन में कई बार एलर्जी भी क्रिएट करते हैं। दूसरा, टिक्स जो है हमारे पेट्स का काफी ब्लड सक कर लेती हैं, और ये एक स्टडी में देखा गया है कि 0.5 ml से 1.2 ml तक टिक्स जो है वो ब्लड सक कर जाती है पेट्स का। तो अगर ये नंबर ऑफ टिक्स बहुत ज्यादा है बॉडी पे, तो वो सिग्निफिकेंट अमाउंट में जो है वो हमारे पेट्स का ब्लड जो है वो सक कर लेती हैं, जो कि हमारे पेट्स के लिए काफी दिक्कतदायक है। और उसके अलावा जो आज की डेट में सबसे इम्पोर्टेंट है कि पेट्स के अंदर टिक्स जो एक्ट कर रही हैं जर्म ट्रांसमिशन का काम, जो कि मतलब कॉमनली डिजीज है टिक फीवर। टिक फीवर के जर्म्स टिक्स एक पेट से लेकर दूसरे पेट्स पे ट्रांसमिट कर रही हैं। तो बेशक से टिक्स विजिबल हार्म ना कर पा रही हो, लेकिन वो जो ये जर्म्स ट्रांसमिट कर रही हैं, तो उसकी वजह से टिक फीवर की प्रॉब्लम आज की डेट में बढ़ती ही जा रही है। एंड अब हम ये सोचेंगे कि टिक्स जो है हमारे पेट्स में आती कहाँ से है, कि वो पेट्स में बनती है या कहीं। तो बेसिकली टिक्स जो है वो एनवायरनमेंट में होती हैं और उससे हमारे पेट्स में आती हैं। तो जब भी डॉग्स वॉक के लिए जाते हैं तो उनके पाँव के चिपके ये सबसे बॉडी पे एंटर करती हैं, या फिर जो है जब भी पेट्स गार्डन में प्ले कर रहे होते हैं उस टाइम भी जो है टिक्स जो है वो पेट्स को ढूंढ के और वो एंट्री कर लेती हैं। और तीसरा जो है, जो काफी इंपॉर्टेंट जो पार्ट है दूसरे पेट से, तो जिन सिचुएशंस में पेट्स की दूसरे पेट से इंटरेक्शन होती है, तो वहां डायरेक्टली एक पेट से दूसरे पेट पे भी टिक्स का ट्रांसमिशन होता है। और टिक्स को कंट्रोल करने के लिए या टिक्स के बारे में जो है हम कुछ और जो है अपने पेट्स को बचा पाए, उसके लिए हमें ना टिक्स की लाइफ साइकिल समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो टिक्स जो बेसिकली जो है टिक्स में जो है दो टाइप होती है, मेल एंड फीमेल।
तो फीमेल टिक्स जो है पेट्स के लिए या ज्यादा डेंजरस होती हैं। तो फीमेल टिक्स जब पेट्स पे आती हैं तो वो ब्लड चूसना शुरू कर देती हैं और वो एंगोर फीमेल बन जाती हैं। और जब वो ब्लड अपनी पूरी कैपेसिटी के हिसाब से ब्लड चूस चुकी होती है, उसके बाद वो हजारों अंडे जो है वहां पे देती है और इन अंडों से छोटे छोटे लार्वी डेवलप होते हैं और ये लार्वी प्यूपे में कन्वर्ट होते हैं, जो मिनिएचर फॉर्म ऑफ अडल्ट जिसको कह सकते हैं। और ये निम्फ फॉर्म जो है फिर बाद में बड़ी होके अडल्ट बन जाती है। तो हमें कई बार क्या होता है कि लगता है कि हमारे पेट्स के ऊपर एक भी टिक्स नहीं है, लेकिन उस टाइम हम लोग जो है कितने एग्स टिक्स के हमारे पेट्स के ऊपर हैं, कितनी लार्वी हैं, ये चीजें जनरली हम लोग अकाउंट नहीं कर पाते और मिस कर देते हैं। तो खाली जो टिक्स हमें आंखों से दिखाई दे रही उन्हीं के कंट्रोल के अलावा ये लार्वी और एग्स का कंट्रोल भी बड़ा जरूरी है। बिकॉज होता क्या है कि पेट से जब लार्वी और एग इवन नीचे भी गिर जाते हैं और वो अपने आप को जो है लार्वी एंड निम्फ पर्टिकुलरली घरों में, दरारों में, गार्डन में जाके छुप जाते हैं। और जब भी हम पेट्स के ऊपर जब कोई भी दवा का स्प्रे करते हैं या कोई भी जो है टिक्स के लिए जो है चीज यूज करते हैं, तो जब भी उसका असर कम होता है तो दोबारा अटैक कर देते हैं। और लार्वी बेशक से माइक्रोस्कोपिक होते हैं, लेकिन उसका इफेक्ट हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। तो ये देखो आपको लार्वी का यहाँ मैं फोटो दिखा रहा हूँ, तो कितना ज्यादा उसने ब्लड सक करके उसकी बॉडी में कितना ब्लड दिखाई दे रहा है, ये हम लोग देख सकते हैं। तो ये ब्लड की मूवमेंट जो है, तो इसी टाइप से टिक्स जो है पूरे के पूरे मतलब ब्लड से अपने आप को भर लेते हैं। तो जो कि हमारे पेट्स का जो है इस तरीके से काफी ब्लड भी लूज हो सकता है अगर नंबर बहुत ज्यादा हो तो। और टिक्स की काफी वेराइटीज होती हैं, उनमें से जो है ये ब्राउन डॉग टिक्स डॉग्स के ऊपर सबसे कॉमन है और उनको पर्टिकुलरली वैरायटी वाइज तो आइडेंटिफाई करना हम पेट पेरेंट्स के लिए पॉसिबल नहीं है। और बेसिकली दे कैन आइडेंटिफाई कि पेट्स के ऊपर टिक्स है और कितनी मात्रा में है, सो दैट जो है वो अपने डॉक्टर से जो है डिस्कशन कर सके। दूसरा जो है हम अपने पेट्स पे मतलब एक पेरेंट्स पेट्स को कहाँ और कैसे ढूंढे पेट्स डॉग्स के ऊपर। तो सबसे पहले कॉलर के नीचे चेक करना चाहिए, तो वहां पे टिक्स छुपे होते हैं। कॉलर के बाद दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कान, ईयर में, कान के नीचे भी और ईयर पर, तो जो कि ये जगह जनरली हम लोगों से छुपी रह जाती है, तो इसको एक बार रेगुलर चेक करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये केवल यहाँ पे बाइट ही नहीं करती, इसकी वजह से इरिटेशन भी करती है, फिर पेट अपने ईयर को स्क्रैच करता है और उसकी वजह से दूसरी समस्याएं भी पैदा हो जाती है, जैसे ईयर इन्फेक्शन, ईयर हिमेटोमा, या कई बार इन्हीं की टिक्स की वजह से कानों में मैगट्स भी पड़ जाते हैं। एंड अगला स्पॉट जो आंखों के चारों तरफ का जो एरिया है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वहां भी काफी टाइम टिक्स छुपे होते हैं जैसा कि इस फोटो में दिख रहा है। देन प्राइवेट एरिया में जहां से पोटी करते हैं या सुसु करते हैं, उस एरिया के आसपास भी जो है टिक्स काफी छुपे होते हैं। और जब भी पेट बाहर से वॉक करके घर में आता है तो पंजों के बीच में चेक करना सबसे इम्पोर्टेंट है, बिकॉज वही टिक्स का एंट्री पॉइंट एक्ट करता है और वहां जो भी टिक्स मिले वो हमें निकाल के और फ्लश आउट कर देना चाहिए। अब इस पिक्चर में मतलब टिपिकल घर दिखाया गया, तो इसमें ऐसा देख के लगता है कि, या हम लोग भी क्वेश्चन करेंगे हमारे घर में तो टिक्स है ही नहीं है, लेकिन फिर भी अचानक पेट्स पे कहाँ से आ जाती है। तो एक नॉर्मल घर के अंदर भी जो है टिक्स हो सकती है, दीवारों और फर्श के अंदर, दरारों के भी, क्रैक्स के बीच में टिक्स, फर्नीचर और फ्लोर के बीच में जो थोड़ा सा स्पेस होता है उसके अंदर भी अपने आप को बड़ा आसानी से छुपा सकते हैं, गार्डन में, फ्लावर पॉट के नीचे, और जो घर में कोई वेस्ट पर्टिकुलरली स्टोर या ऐसी जगह हम रखते हैं वहां भी टिक्स जाके छुप जाती है, जो कि मौका मिलने पे पेट्स पे दोबारा अटैक कर देती है। तो टिक्स का कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए? तो बेसिकली जो हमारी पुरानी कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो टिक्स से अपने पेट्स को बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रादर कि हम ढूंढे कि टिक्स हैं तो ट्रीट करें। अगर हम लोग प्रोएक्टिवली अप्रोच करेंगे
तो अपने पेट्स को टिक्स के हार्मफुल इफेक्ट से तो बचा ही पाएंगे, साथ में हम अननेसेसरी टिक्स के लिए जो मेडिसिन यूज होती हैं उनका भी इस्तेमाल कम कर पाएंगे। तो टिक्स हमारे पेट्स पे बिल्ड ना हो उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट है हमें हमारे पेट्स को जो है रेगुलरली चेक करना चाहिए, पर्टिकुलरली जब वो वॉक करके वापस आए या फिर जो है जब हम फ्री टाइम हो तो अपने पेट्स के साथ खेल सकते हैं, उनको जो है प्रॉपरली ग्रूमिंग करते हुए या कोम्बिंग करते हुए, या जब हम साथ में बैठे हैं पैटिंग करते हुए, तो पेट्स की बॉडी को थोरोली हम लोग चेक कर सकते हैं। जहां भी स्किन के ऊपर अनइवन सा एरिया लगे तो हम उसको जो है चेक कर सकते हैं कि वहां पे कोई टिक्स तो नहीं है। और जब हमें टिक्स डिटेक्ट होती हैं तो उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है हमें टिक्स जो है बॉडी से रिमूव कर देना चाहिए और उनको फिर जो है बॉडी से रिमूव करके फ्लश कर देना चाहिए। और अगर टिक्स बहुत ज्यादा है और हमें लगता है कि हम लोग रिमूव नहीं कर पाएंगे तो उस कंडीशन में हम लोगों को जो है डॉक्टर से मिलना चाहिए और डॉक्टर की एडवाइस लेनी चाहिए कि अभी हमें क्या करना चाहिए। या फिर हम रोज टिक्स को चेक कर रहे हैं, रोज हमें 10-15 टिक्स रोज मिल रही हैं, तो भी हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि इनको कैसे कंट्रोल किया जाए। अब हम में से ज्यादातर लोग जो काफी टाइम से पेट्स रख रहे हैं, तो कई बार क्वेश्चन उठता है कि टिक्स को कंट्रोल करना इतना मुश्किल क्यों है? तो बेसिकली टिक्स को कंट्रोल करना ज्यादा मुश्किल इसलिए है कि टिक्स अपने आप को जो है अपने आप को घर के अंदर छुपा लेते हैं। जैसे हमने पहले पिक्चर में डिस्कस किया कि वो अपने आप को गार्डन में छुपा लेते हैं, बैकयार्ड में छुपा लेते हैं और क्रैक्स या घरों के अंदर दरारों में छुपा लेते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि टिक्स अपने आप को जो है अपनी जो सूटेबल जगह में छुपा के और बच जाते हैं। और उसके बाद जो है जैसे एक मतलब स्टडी में पाया गया है कि 3 साल तक टिक अपने आप को हाइड आउट्स में जिंदा रख सकती है और जब भी उनको मौका मिलता है तो पेट्स के ऊपर री अटैक कर देती है। तो हमें जब भी पेट्स पे टिक दिखाई दें तो हमारे लिए सब इम्पोर्टेंट जो पेट्स की बॉडी के ऊपर टिक्स है उनका कंट्रोल करना तो है ही है, उसके अलावा हमारे घर और हमारे पेट के आसपास के एनवायरनमेंट में भी टिक्स कहाँ छुपी हुई है उनको भी के लिए भी हमें प्रॉपर एफर्ट करना बहुत जरूरी है। तो काफी बार ये हमारे सबके दिमागों में ना सवाल आता है कि हाउ टू गेट रिड ऑफ टिक्स, टिक्स का कंट्रोल कैसे किया जाए। तो इस चीज के ऊपर मैं आपको जो है सबको शेयर करना चाहूंगा कि देयर इज नो यूनिवर्सल फॉर्मूला जो हम लोग अप्लाई कर सकें कि भाई टिक्स का ये कर देंगे तो टिक्स 100% कंट्रोल हो जाएंगी। बिकॉज टिक्स का जो कंट्रोल है वो एनवायरमेंट और उस कंटेक्स्ट में कहा किस सिचुएशन में टिक्स पेट्स रह रहे हैं और दूसरे पेट्स कितने हैं या फिर घर में अदर एनिमल्स जैसे गाय भैंस कितने हैं उस पर भी बड़ा डिपेंड करता है। तो घर की सिचुएशन के हिसाब से जहाँ पे पेट्स रहते हैं वहाँ की सिचुएशन के हिसाब से हमें कंट्रोल स्ट्रेटजी डिवाइस करनी चाहिए। और हर पेट में किसी एक पेट में जो फॉर्मूला सक्सेसफुल हुआ है जरूरी नहीं कि दूसरे पेट में भी वो फॉर्मूला सक्सेसफुल हो। तो वो कंटेक्स्ट एंड सिचुएशन पे बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। तो सबसे पहले टिक का कंट्रोल के दो एस्पेक्ट हैं। पहला एस्पेक्ट जो टिक की बॉडी के ऊपर जो है डॉग की बॉडी के ऊपर जो टिक्स हैं उनको कैसे रिमूव किया जाए। तो उनको इमीडिएटली रिमूव करने के लिए बेसिकली दो तरीके होते हैं। पहला तो टिक्स के ऊपर जो है टिक्स के लिए जो मेडिसिन आती हैं उनका स्प्रे किया जाए। तो मार्केट में दूसरा टिक्स को जो है डॉग्स को टिक्स के लिए वॉश या टिक के लिए उनको डिप किया जाए पर्टिकुलरली ड्रग्स के अंदर। तो टिक स्प्रे एंड टिक वॉश जो है वो इमीडिएटली काम करती हैं। तो जब भी डॉग्स के ऊपर काफी सारे टिक्स हो तो उनको इमीडिएटली कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक ही जो तरीका है, या तो हम टिक्स के ऊपर स्प्रे करें या फिर टिक्स को जो है हम डॉग को वॉश करें और उसके ऊपर बाद जो है टिक्स के लिए जो है मेडिसिन लगा दें। लेकिन ये दोनों ही टिक स्प्रे और टिक वॉश जो है कुछ ही दिनों के लिए इफेक्ट करते हैं और
अगर डॉग के ऊपर इनकी कंसंट्रेशन कितनी यूज कर रहे हैं इसका हमें बड़ा ख्याल रखना चाहिए। अगर हम कंसंट्रेशन ज्यादा यूज कर रहे हैं तो इवन स्किन से भी जो है एक्सेस जो है वो टिक्स जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं। और मेडिसिन जो अगर टिक्स के लिए ज्यादा यूज हो टिक इन फॉर्म ऑफ टिक स्प्रे और टिक वॉश में, तो वो टॉक्सिसिटी भी कर सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट हमें ध्यान रखना चाहिए कि टिक स्प्रे या टिक वॉश के बाद पेट्स अपने आप को लिक ना करें। और टिक स्प्रे का सही तरीका यही है कि पहले पेट को जो है प्रॉपर्ली स्प्रे करें। अगर उसके बाल बड़े हैं तो उसके बाद हम ग्लव्स पहन के थोड़ा सा उसको मसाज भी करें, ताकि जो भी हम दवा यूज कर रहे हैं वो अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाए। और उसके बाद हमें पेट का तब तक ध्यान रखना है जब तक कि वो ड्राई ना हो जाए। तो हम कई बार हमने देखा है कुछ लोग क्या करते हैं कि पहले टिक के लिए जो है टिक वॉश या जो टिक प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं उसके कुछ देर बाद वो नहला दे देते हैं। तो नहला देने से क्या होता है कि वो मेडिसिन का जो रेजिडुअल इफेक्ट है वो खत्म हो जाता है और दोबारा टिक्स जल्दी आने की संभावना होती है। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब तक वो दवा स्प्रे सूख ना जाए या जो टिक वॉश के लिए हम जो मेडिसिन यूज कर रहे हैं वो सूख ना जाए, तब तक हमें पेट्स को लिक ना करें अपने शरीर को वो, तो उसके लिए बड़ा ध्यान रखना चाहिए। और अगर उसके बाद हमें लगता है कि पेट जो है ज्यादा ही ड्राउजी हो रहा है या डल हो रहा है तो अपने वेट से हमें कांटेक्ट करना चाहिए। और सबसे ज्यादा कॉमनली यूज प्रोडक्ट्स में जैसे मार्केट देखते हैं हम लोग कि लोग टिक के लिए शैम्पू या टिक पाउडर का काफी यूज करते हैं। तो टिक पाउडर के साथ इशू क्या होता है कि एक तो ना पूरी बॉडी पे यूनिफॉर्मली स्प्रेड नहीं कर सकते टिक पाउडर को। कुछ जगह पे टिक पाउडर ज्यादा लगेगा, कुछ जगह कम लगेगा। और दूसरा जो है टिक पाउडर जो है एक बार हमने पेट्स के लगा दिया तो हमारे पेट्स को अपने आप को लिक करने की हैबिट होती है, तो वो उस टिक पाउडर को जो है लिक करके टॉक्सिसिटी के ज्यादा चांसेस होते हैं। और पर्टिकुलरली कैट्स में तो कोई भी टाइप का हमें टिक पाउडर यूज नहीं करना चाहिए। और दूसरा शैम्पू, तो टिक शैम्पू जो है वो कुछ बॉडी पे काम कर सकता है, लेकिन शैम्पू की फॉर्म में क्या होता है कि जनरली हम लोग क्या करते हैं कि या पेट पेरेंट क्या करता है कि शैम्पू लगाया और तुरंत उसको वॉश कर दिया। तो उससे क्या होता है कि जो मेडिसिन का जो स्किन के ऊपर एक्शन करने का टाइम है वो कम मिलता है। या तो कम से कम 15 से 20 मिनट तक वो शैम्पू लगा रहे और तभी जाके वो कुछ इफेक्टिव होता है। और दूसरा शैम्पू के अंदर मेडिसिन की क्वांटिटी जो है वो कम होती है एज कंपेयर टू स्प्रे। तो लंबा जो है स्प्रे जो शैम्पू काम नहीं कर पाता, तो इसलिए रादर देन टिक्स फ्ली और लाइस पे शैम्पू ज्यादा बेटर काम करते हैं। टिक्स के केसेस में अगर बहुत कम टिक्स हैं तभी शैम्पू काम करते हैं। अगर एक्सेसिव नंबर ऑफ टिक्स बॉडी के ऊपर है तो शैम्पू जनरली इफेक्टिव नहीं होते हैं। उसके लिए टिक स्प्रे या टिक वॉश का ही यूज करें। और टिक्स शरीर पे दोबारा ना आए उसके लिए हमें ऐसी मेडिसिन या ऐसे एजेंट की जरूरत होती है जो लगातार बॉडी के ऊपर लंबे टाइम तक रह के काम करें और पेट के ऊपर टॉक्सिक ना हो। तो उसमें सबसे कॉमनली यूज जो है प्रोडक्ट्स में स्पोर्टोन है। तो स्पोर्टोन के अंदर इंडिया के अंदर काफी सारे सॉल्ट अवेलेबल हैं, जो लेटेस्ट जनरेशन से लेके ओल्ड जनरेशन के सॉल्ट हैं। और जनरली स्पोर्टोन प्रोडक्ट जो है 1 मंथ तक काम करते हैं। और स्पोर्टोन जब हम पेट्स के ऊपर डालते हैं तो वो पेट के स्किन के नीचे फैट लेयर में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो उसमें हमें ये ध्यान रखना चाहिए जब भी कोई स्पोर्टोन अप्लाई करे तो उसके 5 दिन तक पेट्स को नहलाए ना और उसको बार बार गीला होने से बचाए। और स्पोर्टोन की एफिकेसी वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब कुछ पेट्स के में तो बड़ा अच्छा काम करती हैं, कुछ में नहीं कर पाती। तो इसके बेसिकली रीजन क्या होते हैं, एक तो क्वांटिटी कितनी यूज कर रहे हैं उसके ऊपर। जैसे कुछ स्पोर्टोन अवेलेबल होते हैं 20 किलो से 40 किलो के रेंज में फॉर एग्जांपल। और या तो और मान लो आपके पेट का वेट जो है
वो 35 kg है। तो 35 kg पे कई बार क्या होता है कि 20 to 40 वाला काम नहीं कर पाता, बिकॉज टिक्स को कंटिन्यूसली उन दवाइयों की आदत हो चुकी होती है। तो उसमें नेक्स्ट रेंज का भी कई बार यूज करना पड़ता है। और अगर मान लो एक सॉल्ट काफी टाइम से यूज हो रहा है, एक सॉल्ट का जो है स्पोटोन, तो उस कंडीशन में दूसरे सॉल्ट का स्पोटोन भी यूज किया जा सकता है। और स्पोटोन को स्किन पे लगाया कैसे जाता है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है उसकी एफिकेसी के लिए, बिकॉज कई बार अगर स्पोटोन प्रॉपर ना लगाए तो ना पूरा खाली वो बालों में लगा रह जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि नेक के एरिया में हेयर्स को सेपरेट करके स्किन के टच करके स्पोटोन की पिपिट से हम उसको लगाए, और ये ध्यान रखें कुछ टाइम तक वहां पे हम या कोई भी हाथ ना लगाए। और घर में अगर एक से ज्यादा पेट्स हैं तो स्पोटोन सभी को एक साथ लगाना चाहिए, और लगा के कुछ टाइम कम से कम 3-4 घंटे सभी पेट्स को अलग रखना चाहिए, ताकि वो एक दूसरे को स्पोटोन एप्लीकेशन वाली जगह पर लिक ना करें। नेक्स्ट जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो है प्रिवेंशन का के लिए अवेलेबल जो टूल अवेलेबल है मार्केट में, टिक कॉलर। तो टिक कॉलर काफी टाइप की जो है वो मार्केट में अवेलेबल है। तो उनका डिपेंडिंग ऑन कि उसमें क्या एक्टिव इंग्रेडिएंट है, कंपनी जो है क्लेम करती है 3 से 8 मंथ की जो एफिकेसी पीरियड। लेकिन इसमें जो है जो कंसर्न हमें ध्यान रखने चाहिए उसमें नंबर 1, अगर घर में एक से ज्यादा पेट है, डॉग है, तो टिक कॉलर यूज हमें सोच समझ के करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बिकॉज पेट्स जब आपस में खेलते हैं तो एक पेट दूसरे पेट के टिक कॉलर को चबा सकता है। तो अगर मल्टीपल पेट्स घर में हैं तो टिक कॉलर्स को अवॉइड करना चाहिए। दूसरा, अगर पेट के बाल लंबे हैं तो टिक कॉलर कई बार इफेक्टिव नहीं हो पाती, उसके लिए बार बार करना, हर 2-3 दिन में एक बार हमें टिक कॉलर की जो बॉडी के टच में आने की लेयर होती है उसको ब्रश कर देना चाहिए, ताकि उसका जो है उसके ऊपर जो बॉडी से जो है सॉल्ट या सीबम जो है उसके ऊपर एक्युमुलेट होता है, तो वो उसकी एक्टिव इंग्रेडिएंट को रिलीज होने में जो है वो अफेक्ट ना डाले। और दूसरा जो है टिक को टिक कॉलर को पहनाए पहनाए नहलाना नहीं है पेट्स को। जब भी पेट को नहलाना हो या वो गीले में जा रहे हो तो टिक कॉलर हटा देनी चाहिए। और जो आजकल अभी कुछ टैबलेट्स भी अवेलेबल हो गई हैं ट्रीट्स की फॉर्म में, जो लॉन्ग एक्टिंग टिक कंट्रोल में काम करती हैं। लेकिन उनमें क्योंकि वो हम लोग मुंह से दवा खिला रहे हैं और बॉडी के अंदर एक लंबे टाइम तक जो है वो एक्टिव मेडिसिन रह रही है, तो उसके लिए हमेशा कभी भी जो है बिना वेट की सलाह के ये चीजें यूज नहीं करनी चाहिए। और उसके बावजूद भी जो है मतलब जिन डॉग्स को एपिलेप्सी की शिकायत रहती हो, लीवर डिजीज हो, किडनी इश्यू हो, उनमें इस टाइप की मेडिसिन का जनरली अपने आप से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जब तक कि वेट बड़ा स्ट्रॉन्गली एडवाइज ना करें या फिर बाकी किसी भी तरीके से टिक्स का कंट्रोल नहीं हो पा रहा हो। और अभी तक जितने भी जो है एफिकेसी वाइज, क्योंकि ये जो है प्रिवेंटिव टैबलेट्स नई है तो इनकी एफिकेसी एज कंपेयर टू अदर टिक प्रोडक्ट्स ज्यादा है। और जैसा कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया कि एनवायरमेंटल कंट्रोल सबसे इम्पोर्टेंट है, तो कोई भी सूटेबल इंसेक्टिसाइड या हमें अपना घर में अगर गार्डन है तो उसका पेस्ट कंट्रोल बड़ा इम्पोर्टेंट है। और अगर हम इंडोर सिचुएशन में रह रहे हैं तो घर के अंदर फिर भी जो है अगर टिक्स की प्रॉब्लम बार बार आ रही है तो पेस्ट कंट्रोल या घर के अंदर जो है कुछ टिक्साइडल एजेंट है उनका जो है स्प्रे सावधानी पूर्वक किया जा सकता है, ताकि जो है जो टिक्स जहां लोकेशंस बना चुकी हैं पर्टिकुलरली फर्नीचर के नीचे या फिर क्रैक्स कर गमलों के नीचे, इस टाइप की जगहों में वहां पे उनका जो हम लोग रोकथाम कर पाए। अब काफी हम लोगों के दिमाग में सवाल उठता होगा कि बेसिकली टिक्स को कंट्रोल करने के लिए जो भी हम दवाइयां यूज करते हैं वो इंसेक्टिसाइड्स हैं। तो इंसेक्टिसाइड का इफेक्ट इंसेक्ट पे तो होता ही है, लेकिन जो होस्ट है पेट्स उन पे भी हो सकता है और हम पे भी हो सकता है। तो क्यों ना हर्बल प्रोडक्ट्स का यूज क्यों ना किया जाए ताकि जो है वो टिक्स का कंट्रोल हो। तो साइंटिफिक स्टडीज में काफी बार ये ऑब्जर्व किया है कि काफी सारी हर्ब्स जो है वो इफेक्टिव पाई गई है टिक्स के खिलाफ, जैसे नीम, लेवेंडर, एक्सेट्रा।
लेकिन जो मेन इशू हर्ब्स के साथ हमें देखने को मिलते हैं, एक तो हर्ब्स की इसके मतलब इस पर अभी और डिटेल में काम करने की जरूरत है, बिकॉज जितने भी प्लांट एक्सट्रैक्ट की जो हम लैब में ट्रायल करते हैं और एक्चुअल फील्ड में ट्रायल करते हैं तो रिजल्ट्स में काफी वेरिएशन मिलती है। दूसरा जो है प्लांट के ऊपर फ्रेश फॉर्म में एक्टिविटी उनकी जो है अलग है और उनको स्टोर करने के बाद एक्टिविटी डाउन हो जाती है। और तीसरा जितनी भी प्रिपरेशंस जो है हम क्रूड फॉर्म में टिक्स के लिए जो है हर्ब से बनाते हैं तो काफी प्रिपरेशंस में तो स्मेल का इशू होता है या वो स्टिकी होती है। तो एक सूटेबल फॉर्म में जिसमें हम एक्सेप्टेबल फॉर्म में घर में यूज करें, इस टाइप की कोई भी हमें फॉर्मुलेशंस कॉमनली मार्केट में अभी अवेलेबल नहीं हो पाई, तो इसमें काफी और वर्कअप का जरूरत है। और ये कंसेप्ट जो है वो ग्लोबली काफी लोग ट्राई कर रहे हैं। और टिक प्रिवेंशन में काफी बार ये चीजें मतलब रादर देन कंट्रोल प्रिवेंशन में कई बार यूज किए मतलब हेल्पफुल मिलती हैं, पर्टिकुलरली जो है हर्बल प्रिपरेशंस। लेकिन कौन सी प्रिपरेशन सबसे अच्छी है या कौन सी इफेक्टिवली काम करेगी इसके बारे में अभी मतलब जो है कहना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज ये भी कंटेक्स्ट स्पेसिफिक ही चलती हैं ज्यादातर और इनको मतलब शोर एंड शॉर्ट ट्रीटमेंट के लिए हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो रादर इनको हम प्रिवेंशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये दिस वाज मतलब ये अभी तक हम लोगों ने टिक्स के बारे में ब्रीफ डिस्कशन किया। तो मैं अभी जो है सभी पार्टिसिपेंट्स को जो है अनम्यूट कर रहा हूँ, तो अपने क्वेश्चंस हम 1 बाय 1 जो है पूछ सकते हैं या फिर जो है चैट बॉक्स में जो है उनको जो है डाल सकते हैं।